चलें जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आइजा 315 ऑडिट रिस्क। अगर एक चीज़ आप मेरे से समझ लेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सही है, ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है और असेस भी करना है। ये आइजा 315 का ऑब्जेक्टिव है। सही है, अगर इसमें मैं आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट ये समझा दूं, ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर ने क्या परफॉर्म करना होता है बच्चों, जल्दी से बता दो। ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर ने क्या परफॉर्म करना होता है, जल्दी छेती छेती सर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। सही है, अच्छा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, या इसको इस तरीके से देखें कि ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर ने क्या करना पड़ता है, ऑब्टेन करनी पड़ती है। क्या ऑब्टेन करनी पड़ती है? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने का तरीक़ेकार होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सही है, पहला सवाल जो एक्सपेक्टेड है वो यहाँ से आ सकता है। क्या तक बात समझ आती है कि आपको सवाल दे दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या होगा कि जी वो आपसे इस तरीके से कहेगा कि इन द अबव सिनेरियो बताएं आप क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, बताएं आप किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल, अब समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ। सही है, फॉर एग्जाम्पल सवाल में लिखा हुआ है कि कंपनी के एक कस्टमर के साथ लिटिगेशन चल रही है और सवाल में लिखा हुआ है इन द अबव सिनेरियो बताएं आप क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो मुझे जल्दी से बता दें क्या प्रोसीजर होगा। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरा आंसर ये होगा कि मैं इंक्वायर करूंगा। किससे इंक्वायर करूंगा? इन हाउस लीगल काउंसिल से। डन हो गया बच्चों, मैं इंक्वायर करूंगा। अच्छा, क्या मेरा आंसर ये होगा कि मैं सेंड करूंगा लीगल कंफर्मेशन? नहीं बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऑडिट प्रोसीजर्स हो जाएगा जिससे मुझे क्या ऑब्टेन होता है? सफिशिएंट अप्रूवल। उसने आपसे देखें ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है बच्चों। सही है, तो अगर आपसे वो पूछता है कि जी बताएं आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो मैं इंक्वायर करूंगा इन हाउस लीगल काउंसिल के साथ। क्या तक बात समझ आती है? तो ये फर्क है बिटवीन ऑडिट प्रोसीजर एंड रिस्क प्रोसीजर। तो एक सवाल आपसे वो ये पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 1। सही है, अच्छा, इसी तरीके से वो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ सकता है, जब मैं ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूँ तो इससे मुझे क्या आइडेंटिफाई होता है? इससे मैं ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो अगला सवाल जो आपसे पूछ सकता है वो कह सकता है कि इन द अबव सिनेरियो मुझे ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करके दें। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जो अक्सर आके हमसे पूछ रहा होता है या एग्जामिनर हमसे पूछ रहा होता है कि इन द अबव सिनेरियो मुझे रिस्क को आइडेंटिफाई करके दें। अच्छा, मैं रिस्क को कौन से लेवल पे आइडेंटिफाई करता हूं बच्चों? मुझे जल्दी से बताएंगे, मैं रिस्क को कौन से लेवल पे आइडेंटिफाई करता हूं? नहीं, कौन से लेवल पे आइडेंटिफाई करता हूं? बस ज़बरदस्त, एफएस लेवल और एजर्शन लेवल। तो आईकैप या एग्जामिनर आपके साथ थोड़ी सी एक और शरारत ये कर सकता है कि वो आपको ये कह सकता है कि जी इन द अबव सिनेरियो से मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करके ना दे, बल्कि बताएं कि ये एफएस लेवल का है कि एजर्शन लेवल का है, और अगर एजर्शन लेवल का है तो बताएं कौन सी एजर्शन है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि आप सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करें, बल्कि आप मुझे ये बताएं कि उस रिस्क की असेसमेंट क्या होगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहाँ से आ सकता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। अच्छा, कितनी असेसमेंट होती है रिस्क की? या तो नॉर्मल रिस्क होगा, मतलब या तो लोअर रिस्क होगा या हाई रिस्क होगा। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, इसी ऑडिट रिस्क जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं तो आपने एक और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है जिसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बिजनेस रिस्क। ऐसा ही है, तो वो कह सकता है कि इन द अबव सिनेरियो मुझे क्या आइडेंटिफाई करके दें, मुझे बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करके दें। बच्चों के यहाँ तक क्लियर है आप सारे? तो ये कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो कि हमारे पास आ सकती हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले टॉपिक से जिसका नाम है फ्रॉड। एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है और इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। सही है, और अगर ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा रिलेटेड पार्टी में भी आज की क्लास में इंशाल्लाह हेल्प मिल जाएगी। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, फ्रॉड से रिलेटेड हमारे पास कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है। सही है, फ्रॉड से रिलेटेड सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि यार अगर एक कंपनी में फ्रॉड होता है तो उंगलियां किसकी तरफ उठेंगी? मैनेजमेंट की तरफ उठेंगी, ऑडिटर की तरफ उठेंगी। तो इसके ऊपर आयजा ने थोड़ी सी हमें क्लैरिफिकेशन दे दी। आयजा ने कहा कि भाई फ्रॉड जो है ना वो प्राइमरीली किसकी जिम्मेदारी है? फ्रॉड जो है वो प्राइमरीली मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। सही है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो क्रिएटिंग द कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर, तो इसकी क्या जिम्मेदारी है? भाई मैनेजमेंट को चाहिए कि एक ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर का कल्चर जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करें। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होना चाहिए फ्रॉड की प्रिवेंशन के ऊपर, और कंसीडर द पोटेंशियल फॉर ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मतलब ये काम कौन कर रहा होगा? ये काम सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रही होंगी, और ये लोग भी फ्रॉड कर सकते हैं।
तो इसलिए यही कंट्रोल्स अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपने थोड़ा सा फोकस करना होगा, ठीक है। फिर आता है ऑडिटर की जिम्मेदारी, और जो ऑडिटर की जिम्मेदारी है वही सारी जिम्मेदारी हमारे सिलेबस का पार्ट है, सही है। थोड़ा सा इसको टेक्निकली देखिएगा। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, हमें मेंटेन करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर से कहा गया है ये समझने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ आइज़ा 200 में जा रहा हूँ, और अगर आइज़ा 200 देखें हम, तो क्या मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ मेरे बच्चों? क्या मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ? नहीं सर, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जल्दी से बता दो क्यों नहीं कर सकता। बिकॉज मैनेजमेंट क्या कर सकती है? मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है। तो इसका मतलब है अगर मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है तो क्या मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा? इसका ये मतलब हो रहा है अगर मैनेजमेंट फ्रॉड करेगी तो मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा, यार मैं तो ले ही नहीं सकता। नहीं सर, इसकी तभी तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड आया इसका नाम क्या है, आइज़ा 240, और वो आपसे कहता है कि आपने क्या मेंटेन करना है भाई, आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, सही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं वापस से आपके साथ आइज़ा 200 में जाता हूँ और मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन पढ़ता हूँ। एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to condition which may indicate possible misstatement due to error or fraud, और critical assessment of audit evidence। examples of professional skepticism अगर आप देखें तो आपके पास एक एग्जाम्पल आ रही है, और वो एग्जाम्पल क्या है भाई? वो एग्जाम्पल है कंडीशन दैट मे इंडिकेट दी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो क्या मैं इस चीज़ को आइज़ा 240 से लिंक कर सकता हूँ? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आइज़ा 200 खुद आपसे कह रहा है कि अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेंगे तो आप जैसे पॉसिबिलिटी कि आप फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आइज़ा 240 में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का वर्ड यूज़ ना हो? क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो ये जो हमारे पास प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का वर्ड आया है आइज़ा 200 से उठकर आया है। डन हो गया बच्चों? अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि जी एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन क्यों करनी होती है बच्चों? एंगेजमेंट टीम डिस्कशन इसलिए करनी होती है बिकॉज जब आप एंगेजमेंट टीम आपस में बैठती है ना, तो आप जब इंशाल्लाह फर्म में हैं आप या फर्म में जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप ये देखेंगे कि एक लड़का जो है वो सेल्स पे काम कर रहा होगा, दूसरा रिसीवेबल पे काम कर रहा होगा, तीसरा कैश एंड बैंक पे काम कर रहा होगा, चौथा एक्सपेंसेस पे काम कर रहा होगा, पांचवा जो है वो पेबल्स पे काम कर रहा होगा। तब जब ये डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो जब फ्रॉड होता है ना तो वो एक जगह पे आइसोलेटेड नहीं होता, सही है। जो फ्रॉड होता है बच्चों वो एक जगह पे आइसोलेटेड नहीं होता, वो डिफरेंट जगह से होता हुआ जाता है। वो बैंक को भेंट कर रहा होगा, वो रेवेन्यू को भेंट कर रहा होगा, वो फिक्स एसेट को भेंट कर रहा होगा। तो एंगेजमेंट टीम आपस में डिस्कस करे और ये एनालाइज करे कि अरे ये जो कंपनी है अगर ये फ्रॉड करेगी तो कहाँ करेगी, सही है। अगर ये कंपनी है तो ये फ्रॉड अगर करेगी तो ये कौन से एरिया में फ्रॉड कर सकती है, सही है। किन एरियाज में फ्रॉड कर सकती है, कौन से ऐसे इनकी वो दुखती रग है जहाँ पे इनको अगर हिट पड़ेगी तो ये बेचारे चिल्ला उठेंगे, तो वो ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे ये फ्रॉड कर सकते हैं, सही है। तो आपने वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। तो एंगेजमेंट टीम ने आपस में डिस्कशन करनी है। तीसरी चीज़ आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये कहाँ पढ़ा था हमने बच्चों, ये कहाँ पढ़ा था हमने? ज़बरदस्त। तो ये चीज़ मेरी कहाँ से उठ के आ रही है? आइज़ा 315। ये चीज़ कहाँ से उठ के आ रही है? आइज़ा 200। ठीक है, सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करके छोड़ जाता हूँ मैं? क्या प्लानिंग फेज में रिस्क को आइडेंटिफाई करके चुप हो जाता हूँ? याद करें वो जो मैं ऑडिट के एलिमेंट्स आपको पढ़ा रहा था, याद करें जो वो मैंने आपको डायग्राम पूरी दिखाई थी। सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई करके छोड़ दूंगा? नहीं सर, उस रिस्क के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, मुझे ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और जब प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो प्रोसीजर परफॉर्म क्यों कर रहा हूं? ताकि कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो। तो अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाएगा तो मैंने उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों? तो अगर आप ऑडिट के एलिमेंट्स देखें तो फ्रॉड के अंदर आपको प्लानिंग भी दिखेगा, आपको परफॉर्मेंस भी दिखेगी और आपको रिपोर्टिंग भी दिखेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो क्या ये कहना सही होगा कि आइज़ा 240 इज इक्वल टू आइज़ा 315 प्लस आइज़ा 500 प्लस आइज़ा 700 की सीरीज जो हमारे पास होती है? डन हो गया मेरे बच्चों? क्या ये सारे काम जब ऑडिटर करेगा तो अगला सवाल ये पेश आता है कि अगर ये सारे काम मैं करूंगा, अगर ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो क्या मैं फ्रॉड को डिटेक्ट कर लूंगा? बच्चों थोड़ा सा आपका रिस्पॉन्स चाहिए। देखें मैं एक एक चीज़ को बड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो भाई अच्छा, तो अगला सवाल ये है, अच्छा जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये एग्जामिनर पूछ सकता है, हाँ या पूछ चुका है, तो क्या ये सारे काम करने के बावजूद क्या ऑडिटर फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, सही है, ज़रूरी नहीं है। तो फिर इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट का नाजिल होना ज़रूरी था भाई? इसके लिए कौन से कॉन्सेप्ट का नाजिल होना जरूरी था? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ फ्रॉड, सही है, इनहेरेंट लिमिटेशन कि ये सारे काम आप कर भी लें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड होगा जिसको आप शायद डिटेक्ट ना कर सके। क्यों? फ्रॉड जो है वो प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है
कॉल्यूजन हो सकती है। क्या मतलब कि जी फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, एक बंदा कैश काउंट करता है, दूसरा बंदा कैश की एंट्री करता है। आप कहते हो क्या ज़बरदस्त कंट्रोल है, अगर एक फ्रॉड करने जाएगा तो दूसरा पकड़ लेगा, दूसरा फ्रॉड करने जाएगा तो पहला पकड़ लेगा, दोनों आपस में भाई भाई बन गए और दोनों मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं। सही है, आपने कहा यार कितना ज़बरदस्त कंट्रोल है, बैंक के बाहर गार्ड बैठा हुआ है, सही है, और कल को गार्ड नहीं चोरी कर ली, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास है कॉल्यूजन हो सकती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इफ द सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व। जितनी सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी ना प्यारे बच्चों, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट को ओवरराइड करके, डिफरेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करके, बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी चीज़ों का एक्सेस होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो बड़े आराम से चीज़ों को फ्रॉड कर सकते हैं। तो ऑडिटर के लिए डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सही है। अच्छा, तो हमने पहली जिम्मेदारी कौन सी पढ़ी भाई? हमने पहली जिम्मेदारी कौन सी पढ़ी? हमने पहली जिम्मेदारी पढ़ी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है और इसके ऊपर आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म थ्रू आउट द ऑडिट कंसिडरिंग द पोटेंशियल फॉर ओवरराइड ऑफ कंट्रोल irrespective of past experience and the culture of honesty and integrity of management, auditors shall always maintain professional skepticism। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि जी आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपके लिए लाजमी है। चाहे आप 10 साल से ऑडिट कर रहे हैं, चाहे आप 15 साल से ऑडिट कर रहे हैं, चाहे आपकी लगता है मैनेजमेंट जितनी ही दीनदार क्यों ना हो, सही है, आपने लाजमी तौर पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना है। ये आप नहीं कहेंगे कि यार मैनेजमेंट कभी भी हमसे हर चीज़ डिस्कस करती है, कुछ नहीं छुपाती, बिल्कुल हमसे पूछ रही होती है। जितनी भी मैनेजमेंट की तारीफ पेपर में लिखी आ जाए, आप कहेंगे एज एन ऑडिटर मैंने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है और मैंने ये रिस्क आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबको भाई? दूसरी चीज़ हमने पढ़ी इंगेजमेंट टीम डिस्कशन। तो फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो इंगेजमेंट टीम डिस्कस करेगी कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है। डन हो गया। फिर तीसरी चीज़ हमने पढ़ी आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है और असेस करना होता है प्यारे बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ हरकतें करता हूँ, मैं कुछ मेहनत करता हूँ। उन मेहनत को क्या क्या कहते हैं जल्दी से बताते हैं, पढ़ चुके हैं हम, आपकी लिंकिंग अच्छी हो जाएगी मेरे बच्चों। उन मेहनत को हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जो आइजा 240 में ये वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये कहाँ से उठ कर आया है? आइजा 315 से उठ के आया। अच्छा, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की कौन सी टाइप्स होती हैं जल्दी से बता दें? वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की कौन सी टाइप होती है? आप रिवाइज कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे जवाब दे रहे हैं। सही है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के जो प्रोसीजर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? इंक्वायरी होती है, एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये इंक्वायरी का वर्ड भी कहाँ से उठकर आया प्यारे बच्चों? समझ आ रहा है कहाँ से उठकर आया? 315 से उठकर आया। 315 तो बाइबल है ना हमारे लिए। अच्छा, ज़बरदस्त। इंक्वायरी किससे करूं? फ्रॉड की प्राइमरीली जिम्मेदारी किसकी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को IFRS से बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो मैं इंक्वायरी करूंगा मैनेजमेंट से। क्या इंक्वायरी करूं? मैं इंक्वायरी करूंगा, हाँ जानी बताओ तुम्हारा क्या प्रोसेस है, तुम किस तरीके से फ्रॉड के रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करते हो। सही है, तुम बताओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुम बताओ तुम्हारा क्या प्रोसेस है, तुम किस तरीके से फ्रॉड को आइडेंटिफाई करते हो। सही है। और फिर मैं कहता हूं मुझे ये बताओ तुम्हारी क्या असेसमेंट है। 315 के दो ही ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे। 315 के दो ही ऑब्जेक्टिव है, पहला दूसरा। सही है, ये गौर से देखना है मेरे बच्चों ने, पहला दूसरा। समझ आ रही है? ये दोनों वर्ड कहां से उठकर आ रहे हैं? ये दोनों वर्ड कहां से उठ के आ रहे हैं मेरे बच्चों? बेहतरीन बेहतरीन। तो भाई मैनेजमेंट का प्रोसेस समझना है। बताएं भाई आपको क्या लगता है कहां कहां पे फ्रॉड हो सकता है, और आप बताएं आपकी क्या असेसमेंट है। सही है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट जो है वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ इंक्वायर करेगा और कहेगा कि जी बताएं, सॉरी मैनेजमेंट से कहेगा कि क्या आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को अपना ये सारा प्रोसेस कम्युनिकेट करा है कि नहीं करा, और क्या आपने अपने एम्प्लॉइज़ को ये बिजनेस प्रैक्टिस और एथिकल बिहेवियर, कहाँ पढ़ा था हमने बिजनेस प्रैक्टिस एथिकल बिहेवियर? ये यहाँ पढ़ा था। सही है, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रहा है मेरे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैनेजमेंट क्या ये प्रोसीजर परफॉर्म करके आपको ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड नहीं है? नहीं सर, ये तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इससे आपको फ्रॉड के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई होगा। सही है। फिर अगली इंक्वायरी किससे करूंगा? फिर अगेन इंक्वायरी कर रहा हूं, और किससे कर रहा हूं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, कि भाई आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप किस तरीके से इस मैनेजमेंट के प्रोसेस को ओवरसाइट करते हैं। जो मैनेजमेंट ने एक प्रोसेस बनाया रिस्क को आइडेंटिफाई करने का और असेस करने का, आप इस प्रोसेस को किस तरीके से। फिर मैं इंटरनल ऑडिटर के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा भाई तुम्हारा तो काम है, तुम तो यहाँ घर के बनते हो, तुम सारी चीज़ों को ऑडिट करते हो, क्या तुम्हारी नज़र में कोई फ्रॉड है कि नहीं है। सही है। और ये अगली चीज़ क्या है? अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, परफॉर्म द प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर। ये एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ से आया भाई? भाई ये एनालिटिकल प्रोसीजर भी कहाँ से आया, जल्दी से बता दें मेरे प्यारे बच्चों। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, तो ये सारा का सारा क्या है भाई? ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा 315 है। ऐसा ही है।
फिर उसके बाद उसने कहा कि आप इंक्वायरी करने के बाद ऑडिटर से कहा कि आप अपना दिमाग लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। अच्छा, अपना दिमाग लगाएं मतलब आप देखें क्या कोई रिस्क फैक्टर है। ये रिस्क फैक्टर हमने कहाँ पढ़ा था भाई, जल्दी से बता दो। ये रिस्क फैक्टर हमने कहाँ पढ़ा था भाई, ये भी कहाँ पढ़ा था, हम अभी भी प्लानिंग में हमने 315 में पढ़ा था। बट चूंकि हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना है किसके ऊपर, फ्रॉड के ऊपर, तो इन रिस्क फैक्टर्स का नाम क्या हो जाएगा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो जाएगा। सही है। तो उसने कहा कि भाई 3 चीज़ें हो सकती है मैनेजमेंट अगर फ्रॉड करेगी। पहली, उनके ऊपर कोई इंसेंटिव या प्रेशर होगा, दूसरी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी, और तीसरा उनका कोई एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन होगा। सही है। अगर इंसेंटिव और प्रेशर होगा तो इंसेंटिव और प्रेशर मतलब कंपनी क्यों अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगी, कंपनी अपने रेवेन्यू को इसलिए बढ़ाएगी बिकॉज हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन है। कंपनी अपने रेवेन्यू को इसलिए बढ़ाएगी बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। कंपनी अपने रेवेन्यू को इसलिए बढ़ाएगी बिकॉज कस्टमर का डिमांड चेंज हो गई है। कंपनी अपने उसको इसलिए बढ़ाएगी बिकॉज कंपनी के लॉसेस हैं और उनको डर ये लग रहा है कि जी जब लॉसेस हैं तो शेयर प्राइस बहुत कम आ गई, जब शेयर प्राइस कम आ गई तो कोई ना कोई मुझे एक्वायर कर सकता है। कंपनी क्यों अब प्रॉफिट फ्रॉड करेगी, उसको एडिशनल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। सही है, उसको एडिशनल, तो क्या लॉसेस लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बैंक के पास जाएगी तो क्या बैंक लोन देगा मेरे प्यारे बच्चों, या बैंक से लोन लिया हुआ और बैंक ने कोवेनेंट डाला हुआ है कि जी अगर आपके कोवेनेंट ब्रीच हो गए तो हम आपसे सारा का सारा पैसा मांग लेंगे, या बैंक को लिस्ट होना है या कंपनी को लिस्ट होना है, और जब कंपनी को लिस्ट होना होता है तो वो पब्लिक में जाके पैसे मांगती है, वो एक कागज़ का पर्चा देती है और रिटर्न में पैसे मांगती है। तो वो क्या चाहेगी कि मैं जो पैसे मांग रही हूँ वो पैसे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। तो क्या लॉसेस वाली कंपनी के ऊपर कोई पैसा लगाएगा भाई, ज़बरदस्त हो गया मेरे बच्चों। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, ये सब भी आइज़ा 315 है बच्चों। सही है, ऐसा ही है, समझ आ रही है प्यारे बच्चों, याद आ रहा है। जब मैंने इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ली तो मुझे पता चला मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है। जब मैंने इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ली तो मुझे पता चला मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जब मैंने इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ली तो पता चला मार्केट में कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है। जब मैंने ये देखा कि कंपनी के पास पैसा कहाँ से आया, भाई कंपनी के पास पैसा बैंक से आया है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आइज़ा 315। जब भी एक कंपनी में फ्रॉड होता है तो फ्रॉड की 2 किस्में होती हैं। पहली किस्म होती है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें कोई एसेट चोरी नहीं हो रहा होता बल्कि नंबर से खेला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, जहाँ पे वाकई में पैसा चोरी हो रहा होता है, कोई एसेट चोरी हो रहा होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? बेहतरीन हो गया। तो जब ये सारा काम आपने कर लिया, फ्रॉड रिस्क फैक्टर को भी असेस कर लिया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को भी कर लिया, तो इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, इसके बेसिस पे आप फ्रॉड के रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो इतना कुछ पढ़ा यहाँ पे, तो इससे मुझे एक मदद मिलेगी, और वो मदद क्या मिलेगी, मैं फ्रॉड के रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा। तो मैं फ्रॉड के रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा तो आइज़ा 315 याद रखें। आइज़ा 315 कहता था फ्रॉड का जो ऑडिट रिस्क होता है उसके 2 लेवल्स होते हैं। सही है। ये 2 भी कहाँ से उठकर आए प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। ये 2 भी कहाँ से उठकर आए, जल्दी से बता दें। ये 315 से उठकर आए। सही है। तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि ऊपर आपने जितना ये सारा काम करा, जितना ये काम करा, ये जितना भी आपने काम करा, ये जितना भी आपने काम करा, इस काम करने से आपको जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हुई है, जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको पता चले, या तो वो एफएस लेवल का होगा या एजर्शन लेवल का होगा। अगर एफएस लेवल का है प्यारे बच्चों तो वो आपसे कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक रिस्क ताक कयामत होगा, जिसका नाम क्या होगा, जल्दी से बता दें भाई, जिसका नाम क्या होगा, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। सही है, ये रिस्क। अच्छा, ये सुनिएगा मेरी बात को, इररिस्पेक्टिव ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। सही है, कुछ भी हो, ये आपका रिस्क तक कयामत मौजूद होगा कि मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल को ओवरराइड कर सकती है। सही है, मैनेजमेंट हमेशा इस पोजीशन पे होती है कि फ्रॉड कर सकती है। और वो फ्रॉड करेगी कैसे, वो कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द एफएस। सही है, वो ऑडिटर से चीज़ें छुपाएगी। सही है, वो फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेगी, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करेगी। सही है, वो चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेगी, या तो जल्दी रिकॉर्ड करेगी या देर से रिकॉर्ड करेगी। अगले साल के रेवेन्यू को आज रिकॉर्ड करेगी, आज के एक्सपेंसेस को अगले साल रिकॉर्ड करेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंगेज होगी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में जो एजम्पशंस इन्वॉल्व होती हैं, गुडविल की इंपेयरमेंट, उनकी एजम्पशंस को चेंज करेगी। प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो अगर सुनिएगा मेरी बात को, तो अगर ये रिस्क तक एफएस लेवल पे एक रिस्क तक कयामत होगा जिसका नाम होगा मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल क्या है? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल ये है। व्हाट इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? ये व्हाट इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। और ये इसकी टेक्निक्स क्या है? ये इसकी टेक्निक्स है, मैनेजमेंट ऐसे कर सकती है। और ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर इसके अगेंस्ट ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। क्या कि अगर तो वो फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेगी तो ऑडिटर उन जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करेगा। ऐसा ही है, अगर तो फॉर एग्जांपल वो
कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंगेज होगी तो ऑडिटर देखेगा उसके बिजनेस रैशनल को, और अगर वो एस्टिमेट्स को चेंज करेंगी तो ऑडिटर देखेगा कि क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ठीक हैं भी या नहीं। क्या तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो एफएस लेवल पे आपने एक रिस्क क़यामत आइडेंटिफाई करना है जिसका नाम होगा मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा जो रिस्क होगा वो एजर्शन लेवल पे होगा जिसका नाम होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन बच्चों, सही है। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे भी हमेशा रिस्क होगा अनलेस रेवेन्यू बहुत ही सिंपल नेचर का है बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब ये है, इसमें मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। आप पीडब्ल्यूसी हैं और आप ऑडिट कर रहे हैं कंपनी ए का, मुझे बताएं, और सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ, सवाल ब्लैंक है, और सवाल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क इन द अबव सिनेरियो। हाँ भाई जल्दी से बता दे। तो सर अगर सवाल ब्लैंक भी होगा तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कि एक रिस्क होगा कौन से लेवल पे? एफएस लेवल पे, और वो कौन सा कहलाएगा? वो एमओसी का कहलाएगा। और दूसरा रिस्क होगा एजर्शन लेवल पे, और वो कौन सा होगा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन का होगा, अनलेस रेवेन्यू जो है वो सिंपल नेचर का है। क्लियर हो गए प्यारे बच्चों बात? अच्छा, सवाल में लिखा हुआ है, अब सवाल ब्लैंक नहीं है, और सवाल में लिखा हुआ है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एडमिन डिपार्टमेंट से कहा कि अगर इस साल के एक्सपेंसेस 100 मिलियन से कम हो गए तो हम आपको बोनस देंगे 5 मिलियन का। अब सवाल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई द ऑडिट फ्रॉड रिस्क। कितने फ्रॉड रिस्क है भाई? तो आंसर विल रिमेन से, पहला रिस्क अभी भी ये है, दूसरा ये, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? क्या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस को ज्यादा रिकॉर्ड करेगी? मैनेजमेंट एक्सपेंसेस को कम रिकॉर्ड करेगी। तो कम में कौन सी एजर्शन हो गई भाई? कम की कौन सी एजर्शन हो गई? कंप्लीटनेस हो गई प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मेरे प्यारे बच्चों बेहतरीन हो गया, सही है। जब आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, मतलब आपने जर्नल एंट्रीज को भी टेस्ट करा, आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को भी देखा, आपने बिजनेस रैशनल को भी देखा, आपने इंडिविजुअल्स ऐसे बचे जिनके पास स्किल्स एंड एबिलिटी हो, आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को इवैल्यूएट करा, आपने अनप्रिडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करी, सिलेक्शन ऑफ द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये सारा काम करने के बाद जब आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे मेरे बच्चों, तो इससे क्या होगा? क्या कोई मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई होगी? भाई जब जर्नल एंट्रीज टेस्ट करी तो ऐसा हो सकता है कि कोई फिक्टिशियस जर्नल एंट्री आपको आइडेंटिफाई हो जाए। जब आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट को देखा तो आपने देखा यार मैनेजमेंट तो फजूल में अपना अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर दिया, यूजफुल लाइफ को 5 साल से 10 साल कर दिया है, ऐसे ही एवी, हाँ, एसेट को रीवैल्यू करके कुछ ज्यादा ही वैल्यू डिटरमाइन कर ली है। ऐसा ही है भाई। अगर ये सारे काम आप करते हो और आपको कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है तो प्यारे बच्चों मिस स्टेटमेंट मतलब अगर एक इंसान से एक गलती होती है तो मुझे बताएं या तो वो गलती जानबूझ के की गई होगी या वो गलती से हो गई होगी। अगर वो गलती जानबूझ के की गई है तो बच्चों ये क्या कहलाएगी? समझ आ रही है? तो अगर तो आपको मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई तो आपने ये देखना है कि क्या ये एरर है या फिर सर्कमस्टेंसेस इस चीज की निशानदही कर रहे हैं कि फ्रॉड है। मतलब 31 दिसंबर आपका ईयर एंड है और 31 दिसंबर को ही आपसे गलती हुई, ये सेंस नहीं बन रहा। ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई सेल्स ऑर्डर है, ना कोई परचेज ऑर्डर है, और आपने 150 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ और आप कह रहे हो मुझसे गलती हो गई। तो यार ये मैं इस गलती के सराउंडिंग्स को जब देखता हूँ, सर्कमस्टेंसेस को देखता हूँ, तो मुझे ये गलती नहीं लग रही, बल्कि मुझे क्या लग रहा है भाई, ये मुझे क्या लग रहा है ये? क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? और मैं फिर आपसे एक और बात करूँ, अगर मैं सर्कमस्टेंसेस को देखूँ तो सर्कमस्टेंसेस से मुझे एक और चीज़ ये लग रही है कि अगर ये गलती नहीं हुई होती तो आपके तो कोवेरेंट ब्रीच हो गए होते हैं। तो सर मुझे ये गलती नहीं लग रही, मुझे तो आपके इंटेंशन पे डाउट हो रहा है। क्या मतलब इसका? कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। मतलब कि अगर मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, मतलब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ और आपके पास सेल्स इनवॉइस ही नहीं है, सेल्स एग्रीमेंट ही नहीं है, सही है, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपीयर्स टू हैव बीन ऑल्टर्ड। ऐसे कैसे गलती से यार क्या कहते हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स ही ऑल्टर्ड हो गए? ये समझ में नहीं आ रही बात। बता 100 रुपये की चीज़ रिकॉर्ड करनी थी, आपने 15 लाख की रिकॉर्ड कर दी, डॉक्यूमेंट ऑल्टर कैसे हो गया? समझ ही नहीं आ रही भाई। उसके अलावा डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल है, सही है, रिकनसाइलिंग आइटम्स आ रहे हैं और रिकनसाइलिंग आइटम्स के ऊपर कोई रिकनसिलिएशन ही नहीं है। मैनेजमेंट आपको बता ही नहीं पा रही। मैनेजमेंट आपसे कह रही है मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 100 रुपये, बैंक वाला कह रहा है भाई मेरे तो 1 रुपया पड़ा हुआ है, 99 रुपये का डिफरेंस आ गया। आप मैनेजमेंट के पास जाके कहते हो कि भाई इस 99 रुपये का मुझे रिकनसिलेशन करके दो, सही है। मैनेजमेंट कह रही है यार मुझे नहीं पता 99 का फ़र्क क्यों आ रहा है। अबे यार क्या होता 99 का फ़र्क क्यों आ रहा है भाई? तुमने 100 रुपये रिकॉर्ड करा है, तुमने कोई एंट्री रिकॉर्ड करी है, तो बताओ किस बेसिस पे आ रहा है। तो यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अगर इनमें से कोई चीज़ मौजूद है प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा? ये सर्कमस्टेंसेस जो कि इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। अगर ऐसा हो गया
तो इसका मतलब है आपने अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा। आप अभी कहाँ खड़े हुए हैं, आप अभी कहाँ खड़े हुए हैं, आप अभी सबसे आखिरी ऑब्जेक्टिव में खड़े हुए हैं। आप कहाँ खड़े हुए हैं मेरे बच्चों, आप अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ अगर आपको कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है तो आपको फ़ौरन से कहाँ जाना पड़ेगा, फ़ौरन से कहाँ जाना पड़ेगा, फ़ौरन से अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा भाई, फ़ौरन से अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। और जब रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करके छोड़ दूँ, क्या प्लानिंग में जाके रिस्क को रिवाइज करके छोड़ दूँ, नहीं सर, जब रिस्क रिवाइज होगा तो मुझे उसके अगेंस्ट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है, अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है प्यारे बच्चों, मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, तो क्या मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे तो मैनेजमेंट ने तो आपको बहुत से एविडेंस दिए होंगे, तो क्या उन सब पे भी डाउट क्रिएट हो जाएगा। सही है। उसके बाद जितनी भी रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने आपको दी होगी, क्या उस पर भी डाउट क्रिएट हो जाएगा बच्चों। अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, आपको नहीं समझ आ रहा कि जो पुराने एविडेंस मिले हैं, जो पुरानी एक्सप्लेनेशन मिली है वो सही है गलत है, तो प्यारे बच्चों क्या आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है। आप क्या करोगे, विड्रॉ करोगे और कम्युनिकेट करोगे और आखिर में क्या ऑब्टेन कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, लीगल एडवाइस। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो अब मेरी बात गौर से सुननी है सबने, मेरी बात अब बहुत गौर से सुननी है। अगर ये बात समझ गए आप तो आपका बड़ा फायदा है इसके अंदर। सही है, ये बात बहुत गौर से सुनिए। आइजा 240 में कुछ हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट्स है, डन हो गया। उसके बाद पहली चीज़ क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग में मैं क्या काम करता हूँ भाई, मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करूँगा। क्यों, ताकि फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर सकूँ और असेस भी कर सकूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। और जब मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा तो वो प्रोसीजर्स क्या होंगे, वो इंक्वायरी होगा, वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स होंगे, वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होंगे। जब ये सारे काम कर लूँगा तो मैं फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करूँगा। जब मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करूँगा तो 2 लेवल पे करूँगा, एफएस लेवल पे और एजर्शन लेवल पे। एफएस लेवल पे एक रिश्ता क़यामत होगा एमओसी, एजर्शन लेवल पे भी एक रिश्ता क़यामत होगा रेवेन्यू, अनलेस सिंपल नेचर का। और फ्रॉड की रिस्क की असेसमेंट हमेशा क्या होगी, जल्दी से बता दें। फ्रॉड के रिस्क की असेसमेंट क्या होगी, 315 पढ़ा रहा हूँ, 240 नहीं पढ़ा रहा हूँ, 315 पढ़ा रहा हूँ। सही है, ये नाम 240 लिखा है, पढ़ा क्या रहा हूँ, 315 पढ़ा रहा हूँ। सही है। तो अगर फ्रॉड की, जिसका मतलब है अगर आपके पास रिस्क असेसमेंट होगी तो इसकी असेसमेंट हमेशा क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। क्यों सिग्निफिकेंट होगी मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सिग्निफिकेंट होगी बिकॉज जब हम कल की क्लास में, लास्ट क्लास में आज 315 पढ़ रहे थे, तो वो कहता है सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होगा, अगर उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगी, मैनेजमेंट बायसनेस। क्या मतलब, मैनेजमेंट बायसनेस का क्या मतलब भाई, जल्दी से बता दें। फ्रॉड। क्या तक बात समझ आती है। अगर मैनेजमेंट बायसनेस है, मैनेजमेंट बायस्ड है ना, तो इसका मतलब फ्रॉड कर रही है। ठीक है। अच्छा, मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करके छोड़ दूं, नहीं भाई, मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करके नहीं छोड़ूंगा, बल्कि जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में क्या करूंगा, इसके अगेंस्ट में प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। जब मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा तो मुझे कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी। या तो वो मिस स्टेटमेंट एरर की वजह से होगी या वो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से होगी। वो फ्रॉड की वजह से कब होगी, इसके ऊपर आइजा ने आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करी है। मिसिंग डॉक्यूमेंट है, रिकनसाइल नहीं हो रहा, मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। अगर तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, अगर ये फ्रॉड वाला काम हो गया कि अगर आपको, अच्छा अगर एरर है तो क्या अप्लाई हो जाएगा, 705 आप मैनेजमेंट से कहोगे ठीक है गलती होगी ठीक कर दो। लेकिन अगर हालात ऐसे कि फ्रॉड की तरफ जा रहा है तो आप मैनेजमेंट से ये नहीं कहोगे कि ठीक कर दो। आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि आप अपनी सारी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करोगे, उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले हैं, जितनी भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिली है, उन सबको रीवैल्यूएट करोगे। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो रहा है ये असेस करोगे। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, और जब विड्रॉ करोगे तो आप कम्युनिकेट करोगे, ऐसे घर पे नहीं बैठ जाओगे, आप कम्युनिकेट करोगे। जब कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, तो आपको क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, लीगल एडवाइस। क्या यहाँ तक बात समझ आती है, क्या यहाँ तक बात समझ आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आइजा 240 फ्रॉड में आपके साथ देखूं, तो ये सुन ले मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है, बिकॉज जब आगे जाके ड्राफ्टिंग हम मजीद करेंगे तो इसमें काम आएगा। पहला सवाल एक्सपेक्टेड क्या है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है और ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ ना। दूसरा सवाल क्या एक्सपेक्टेड है कि एक कंपनी में फ्रॉड हो गया, ऑडिटर से डिटेक्ट नहीं हुआ, प्लीज़ कमेंट। हाँ भाई क्या कमेंट करेंगे, क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरा सवाल जो एक्सपेक्टेड है कि इन द अबव सिनेरियो मुझे क्या आइडेंटिफाई करके दें, मुझे फ्रॉड रिस्क आइडेंटिफाई करके दें। हाँ भाई,
जब फ्रॉड रिस्क आइडेंटिफाई करना होगा तो सवाल में क्या मौजूद होंगे, जल्दी से बता दें। जब फ्रॉड रिस्क आइडेंटिफाई करना होगा तो सवाल में क्या मौजूद होंगे, फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को क्या कहेंगे, उन फैक्टर्स को क्या कहेंगे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। सही है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अगर सवाल में लिखा हुआ है, अगर सवाल में लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कि जी मैनेजमेंट को बोनस दिया जाएगा अगर रेवेन्यू 500 मिलियन का हो गया, तो क्या इसके अंदर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? ज़बरदस्त मेरे बच्चों, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये आ सकता है कि बताएं फ्रॉड के कौन से 2 लेवल के रिस्क होते हैं। कौन से 2 लेवल के रिस्क होते हैं भाई? एफएस लेवल और एजर्शन लेवल। सही है, एफएस लेवल और एजर्शन लेवल। एफएस लेवल में एक रिस्क होता है जिसका नाम क्या होता है? एमओसी। क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है कि बताएं मैनेजमेंट के पास क्या टेक्निक्स अवेलेबल है एमओसी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ सकता है कि फ्रॉड के ऊपर मुझे क्या बताएं, फ्रॉड के ऊपर मुझे क्या बताएं? ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं। सही है। अच्छा, एक और चीज़ सुन लें, यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2B, फ्रॉड के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स बताएं। फ्रॉड के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स बताएं। जल्दी से बता दें भाई, फ्रॉड के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स बताएं। फ्रॉड के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर बताएं। तो इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, इंक्वायरी विद द दोस्त विद गवर्नेंस। अच्छा, फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई हो चुका है, उन रिस्क के अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं। उन रिस्क के अगेंस्ट, फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई हो चुका है, उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स बताएं। फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई हो चुका है, उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स बताएं। क्या याद आ रहा है प्यारे बच्चों? तो वो जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करूंगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को देखूंगा, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन तो नहीं है, टीम थोड़ी सी तगड़ी भेजूंगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज को इवेलुएट करूंगा। क्या एक वर्ड ऊपर नीचे हो जाएगा आपका आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों? के यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? तो फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स बताएं, वो अलग है। रिस्क आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर बताएं, उसका आंसर अलग है बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आता है? फ्रॉड के ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म हो गए हैं और कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है, बताएं क्या ये इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड है कि नहीं है। हाँ भाई, ये एक सवाल एक्सपेक्ट, क्या मतलब कि जी मैनेजमेंट ने साल के 2 दिन पहले, ईयर एंड से 2 दिन पहले 300 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया और उस रेवेन्यू के अगेंस्ट ना कोई सेल्स ऑर्डर है, ना कोई परचेज ऑर्डर है, कुछ भी नहीं है। क्या ये इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड है? ये रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। रिस्क तो प्लानिंग फेज में खत्म हो गया है, उसके अगेंस्ट आपने प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया। सर ये इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड है बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? और क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास एक्सपेक्टेड है कि अगर इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड है तो बताएं इसके अगेंस्ट आप क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, जल्दी से बता दो। नहीं नहीं, क्या हो गया? फ्रॉड की इंडिकेशन है बच्चों। बस ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे प्यारे बच्चों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा गौर से समझ जाओ इस चीज़ों को। ये आइजा 240 फ्रॉड है, ये जो आपके सामने पेश किया गया है, इस प्रोसीजर का पर्पस क्या है? इससे फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई होगा। क्या क्लियर है? क्लियर है? इससे मेरा फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई होगा। क्लियर है? ये क्या है? ये और ये क्या है? ये उस रिस्क के अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। जो रिस्क आइडेंटिफाई करा है उसके अगेंस्ट क्या है भाई? जबरदस्त सरफराज, बहुत जबरदस्त। ये उस रिस्क के अगेंस्ट, जब रिस्क आइडेंटिफाई हो गया है, अगर सवाल में ये इंडिकेशन है कि रिस्क आइडेंटिफाई हो चुका है तो उस रिस्क के अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स है। क्लियर है भाई? और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है बच्चों? अगर वो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए हैं और कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है और वो इंडिकेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की, तो फिर उसके अगेंस्ट आपने उसको रिस्पॉन्ड इस तरीके से करना है प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? क्लियर हो बच्चों? अब ये आखिरी चीज सुन लो मेरे से, ये एक्सपेक्टेड सवाल है जो कि एग्जामिनर पूछता है और एग्जामिनर पूछता आ रहा है। एक चीज मेरी समझ लें, मैं सबसे पहला काम प्लानिंग में रिस्क को, फ्रॉड के रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा। जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। जब ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करूंगा तो शायद कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी, या तो वो एरर की वजह से होगी या पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की वजह से होगी। और अगर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की वजह से है, यस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की वजह से है, तो मैं ये सारे प्रोसेस परफॉर्म करूंगा। याद आ रहा है कि कहीं सीनियर मैनेजमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है, अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करूंगा? रिवाइज करूंगा, उसके मजीद ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करूंगा, विड्रॉ करूंगा, लीगल एडवाइस लूंगा। याद आ रहा है? इसके लिए क्या करूंगा? इंक्वायरी करूंगा। किससे इंक्वायरी करूंगा? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा, दोस्त विद गवर्नेंस से इंक्वायरी करूंगा, इंटरनल ऑडिट फंक्शन से इंक्वायरी करूंगा। समझ आ रहा है? और फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करूंगा। और इधर क्या काम करूंगा? इधर मैं जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करूंगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज को इवेलुएट करूंगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को देखूंगा,
कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को देखूंगा, तगड़ी टीम भेजूंगा, टीम जो होगी वो अच्छी होनी चाहिए, एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करूंगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो जब अगर इसका रट्टा लगा भी लोगे तो शायद पेपर पास नहीं कर सकोगे। क्यों? सवाल आता है व्हाट प्रोसेस शुड बी परफॉर्म टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड। इसका आंसर क्या है? व्हाट प्रोसेस टू बी परफॉर्म। अच्छा, व्हाट प्रोसेस टू बी परफॉर्म अगेंस्ट द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ फ्रॉड। इसका आंसर क्या है? बच्चों बात समझ आ रही है? एक वर्ड ऊपर से नीचे करेगा तो रट्टा लगाने से पेपर पास नहीं होगा, ठीक है? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चों? इंसान बन जाओ। आज की क्लास में हमने 240 नहीं पढ़ा, आज की क्लास में हमने टेक्निकली आइजा 315 पढ़ा, आइजा 500 पढ़ा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? 240 नहीं पढ़ा हमने, सही है? हमने आज की क्लास में जो हमने 315 पढ़ा था, आइजा 200 पढ़ा था, आइजा 500 पढ़ा था, उन्हीं सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डंप किया और माशाल्लाह से हमने आइजा 240 कंप्लीट कर लिया। डन हो गया मेरे बच्चों? अपना बेहद ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।